खबर है में खुश आमदीद मेरे साथ रहमत भट्टी साहब, मैं हूँ सईद काजी। चंद खबरें, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने की बात हो रही है। क्या इसमें से कुछ निकलेगा या हमारे फिर टैक्स पेयर्स की मनी जो है वो कवर अप के लिए इस्तेमाल होनी है? इसलिए रहने दें, कल शायद यही तहकीकात हो जाए कि उन्होंने खुद ही मारा था अपने आप को। बहरहाल आगे चलते हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च हुकूमत कैसे रोकेगी? और क्योंकि जुमेरात को ऐलान जुमे को कर दिया है पाकिस्तान का दीवार असल एक और बड़ी अहम खबर कि पाकिस्तान के 52% चांसेस हैं इसके दिवालिया होने के। रेटिंग एजेंसियों ने हमें दिवालिया करार दे दिया है और जितने माहिरीन हम इधर उधर से पकड़ के लाए थे उनकी माशाल्लाह कारकर्दगी हम देख रहे हैं। वैसे तो 35, 40, 50 साल से भी उन्हीं की कारकर्दगी की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं, मगर अब जो कारकर्दगी है ये चंद माह में सामने आ जाएगी और एक रिकॉर्ड काफ़ी है इस मुल्क के कर्जे उतार के हमें एक दौलतमंद कौम बनाने के। मगर नहीं, हम क्यों, हम तो ठेके बेचेंगे क्यों भट्टी साहब? अच्छा, ये अक़वाम मुत्तहिदा से करवाने का कोई फ़ायदा है भट्टी साहब, या मेरे ख्याल में रहने दें? हमें क्या कोई फ़ायदा है इसका? ये तो निकलेगा बेनज़ीर का भी अक़वाम मुत्तहिदा से थी ना, तो सारे फड़े गए नहीं, उन्होंने फां लग गया उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, अरशद शरीफ शहीद, अच्छा इंसान, गैर जानिबदार साफ़ी। मैंने पूरी ज़िंदगी में उस शहीद को किसी के बारे में गलत बातें कर नेगेटिव बात करते हुए नहीं देखा, सिवाय 6 महीने से 2-3 लोगों का नाम लेके कहता था कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी अजरंग कर दी है। ये 5-6 महीनों से मैंने ज़िंदगी में उसके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी थी। यार वो पता नहीं क्या इंसान था, वो गया साथ सब कुछ चले गया। वो गया, वो जिस माँ का बेटा था ना, मैं दुनिया में वो माँ ही नहीं पैदा हो सकती दोबारा अरशद शरीफ पैदा करे। दुनिया में वो माँ अब नहीं आ सकती। कई सब रह गई बात अब अरशद शरीफ साहब की। इस कत्ल का 0.0000000 रिजल्ट है। मैं जनाजे के बाद आना था, मैं 2 मकसद के लिए गया था इस्लामाबाद। एक उसकी वालदा से माफ़ी मांगने के हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा उसका आखिरी दीदार करने के लिए। वालदा से मैं मिल लिया, आखिरी दीदार नहीं कर सका। ये करने नहीं दिया गया। सुना है वहाँ बड़ा एकदम से इधर ले जाओ उधर ले जाओ, एयरपोर्ट वाले कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। मैं शहजाद भट्ट साहब हमारे ब्यूरो चीफ और शकील हमारा उधर दोस्त है मंडी का, तबीयत ख़राब हो गई, रात 12:45 बजे एयरपोर्ट पे चले गए हम। पहले उधर पुलिस हमें कहती है वो तो डेड बॉडी नहीं आई। मैं हैरान था कि मैंने ज़िंदगी में हज़ारों कवर किए हैं, कभी ये मिसगाइड नहीं करते। ASF कहते हैं वो तो 2 घंटे हो गए बॉडी चले गई, अंदर फ़ोन करता था वो अंदर थे। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो पाकिस्तान का एयरपोर्ट है या उधर इंतज़ाम है किसका। कल सब 1.5 घंटा हम उधर रसवा हुए। 10 इन्होंने एम्बुलेंस मंगवाई थी, 10 का। किसमें था अरशद शरीफ? ये शायद उसकी फैमिली को या 1-2 बंदों में पता हो, बाकी सब अंधेरे में थे। कोई एम्बुलेंस होती थी उसकी तरफ लपकते थे। खैर मुख्तसर ये हस्पताल वो एयरपोर्ट पे मिसगाइड किया जाता रहा बकायदा, और मिसगाइड करने वाले आम आदमी भी नहीं थे। किसी भी तरीके से पता चल गया वो कायदे आज़म हस्पताल है। वो जो हमारा दोस्त था, मुझे तो रास्ते नहीं आते, वो वहाँ ले गया। तो वो ले गया तो उधर ऐसा लगा कि गुलभूषण की बॉडी आ रही है, शहीद अरशद शरीफ की नहीं। रोक लिया, ठीक है, उसके वालिदा उसके माँ बाप का हक था, जिसको वो चाहते वो हस्पताल के अंदर जाता। मेरा तो कोई हक था ही नहीं। इस दौरान PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब भी तशरीफ़ ले आए और बेशुमार साफ़ी आए। वो बंदा खुद ब खुद गालियाँ देने लग पड़े, गेट पे खड़े हुए, आप गालियाँ दे रहे हो, FC को बुलाओ। 10 मिनट बाद FC आ गई हूँ। मैं क्या या अल्लाह, मैं कहाँ हूँ? 2-2.5 घंटे हम वहाँ जलील होते रहे, ख़राब होते रहे। मुख्तसर ये कि मैं सुबह कोई 4:30-5 बजे वहाँ से निकला, उसका दीदार मैं नहीं कर सका। यकीनन ये अंदर उसका फ़ैसला था कि उसकी पेरेंट्स चाहे कौन, किसने अंदर तशरीफ़ ले जानी है, किसने नहीं। मियाँ शाहिद साहब
सुबह हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के, सुबह मैं सो नहीं सका, 8:30-9 बजे आए। मैं कहा यार मैंने ज़िंदगी में 1000 का हिसाब, आज मैं थोड़ी सी मुझे सुन लीजिएगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शायद बेमकसद बातें कर रहा हूँ। मैं कहा यार मुझे तो ऐसे लग रहा है ये मिट्टी डालो गेम हो रही है, ये क्या चक्कर है, एयरपोर्ट पे ये वाक़यात आए हैं, अस्पताल में इतने इतने सीनियर साफ़ी थे, ये वाक़या मैंने तो कभी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी नहीं आज तक। बहुत सारे ब्लास्ट कवर किए, बहुत सारे बड़े बड़े वाक़यात किए। उसने कुछ अपने खदशात का इजहार किया कि ये बात है। जब शाहिद मियाँ शाह ने बताया तो मैंने शहजाद भट्ट साहब से मैं कहा यार लाहौर चले। कहता जनादे में नहीं जाना। मैं कहा नहीं। हम वापसी पे मैं, इमरान यकूब, शहजाद भट्ट साहब दोबारा शहीद की माँ के पास चले गए। मेरी उनसे पुरानी याद अल्लाह, उन्होंने मुझे फरमाया कि यार फलां बंदा कह रहा था उसने आना तो साथ वो फट पड़ी। मैं कि किसने आपको कहा है? कहती फलां बंदा कह रहा था उसने आना। मैं क्या माँ जी आपको पता है अरशद को किस किस पे अंदेशा था? कहती हाँ बेटा। मैंने ना कर दिया, खबरदार उसका नाम ना लेना। काजी साहब, पाकिस्तान हुकूमत बहुत जानबदार है, बड़ी जनमन हुकूमत है। यहाँ तो चिड़ियों का खून रायगा नहीं जाता, तो अरशद शरीफ का खून रायगा, अल्लाह करे उसके कातिल मिल जाए। एयरपोर्ट और अस्पताल के बाद मैं आपको यकीन से कहता हूँ बहुत सी कहानियाँ आएंगी जिसमें अरशद शरीफ की शहादत की असल कहानी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी कहानियाँ आएंगी, खबरें आएंगी, लेकिन अरशद शरीफ की कत्ल करवाने वाले, कत्ल करने वालों का कहानी ख़त्म हो जाएगी। इतनी कहानियाँ आएंगी। आज उसकी वालदा से जो मेरी मुलाकात हुई, कल मैं उनसे बात नहीं कर सका। यार कादी साहब, दुनिया में ऐसी माँ हो नहीं सकती। शायद मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, तो आज जब उन्होंने आधा घंटा मुझे चंद बातें बताई ना, फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है कि वो बंदा एयरपोर्ट पे आना चाह रहा है, तो मैंने रोक दी। फिर मैंने आज कुछ फुटेज देखी, उसके बाद अल्लाह करे हुकूमत। अच्छा भट्टी साहब, मेरी राय इसमें यह है कि कर लें, ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है, यही होना था, मुझे अंदाज़ा है। लेकिन तारीख़ बड़ी जालिम है, तारीख़ इसको रिकॉर्ड करेगी। तारीख़ में हम तो मर जाएंगे, आज वो मरा है, हर बंदे ने मर जाना है। एक खड्डा खोद के ना, चाहे जितना वो ताकतवर हो, चाहे वो जितना कमज़ोर हो, उठा के फेंक आएंगे वहाँ पे। लेकिन तारीख़ इसको रकम करेगी, एक एक बात रकम हो रही है, पता नहीं करेगी। और इनका तो पता नहीं अगली दुनिया। इनको चाहिए था कल जो अस्पताल के बाहर थे ना लोग, ये 8-10 बंदे साफी अखबारों क्या की, फर्क पड़ना था। अर्ज करता हूँ, अखबारों की 2 नंबर सुर्खियाँ, और हम जैसे टीवी पे बैठने वाले, झूठ बोल के कवर कप करने वाले, और जितने खुशामदी सब बोल रहे हैं, ये बोलेंगे आज के दिन में, मगर तारीख में झूठी सुर्खी नहीं लगती। तारीख टीवी नहीं है जिसके बैठ के वारदात की जाए और झूठ बोला जाए। तारीख होगी, आप हिम्मत रखें। हाँ, वक्ती तौर पर मैं साहब उसकी वालदा को बड़ा मिसगाइड, लेकिन मैं हैरान हूं। कोई मिसगाइड नहीं होगी यार, उसे पता है, एक एक कातिल के नाम का पता है कि काश मैं भी इस जैसी माँ, मैं ये वो 1% नहीं डोली यार, अनबिलीवेबल है। और मुझे जब उन्होंने चंद बातें बताई, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? कहती बेटा मुझे पता है। भट्टी साहब, क्या उसका कत्ल निकलेगा? बताएं भट्टी साहब, इसकी वजह बता दें मुझे। कई सब इसके बाद मैं ये मैंने अगली स्टोरी पे जाना है, मैंने खुद नहीं करना चाह रहा अगली स्टोरी। मुझे ये बता दें, कीनिया का कत्ल छोड़ दें, कीनिया किसने मारा? कत्ल करने से पहले उसको लिया गया, मार के गाड़ी में बिठाया, या गाड़ी को दूर शॉट था या करीब, पाकिस्तान से वो क्यों गया? बस मुझे ये जवाब दे दें। तो इसमें सारी कहानी है, पाकिस्तान से क्यों गया और पाकिस्तान में अपने घर ही वो डर के क्यों रह रहा था, इसमें ये कहानी। देखें अब IB और FIA करेगी तहकीकात, जिसने पहले शहबाज शरीफ साहब की तहकीकात फरमाई, सानिया मार्डन की थी, सानिया मार्डन की थी। लेकिन मैंने जिस तरह आपको अर्ज़ किया कि तारीख़ में ये रहेगा, तारीख़ जो है वो भूलती नहीं है किसी को। इमाम हुसैन को भूली है वो, मैं यानी वो तो काश अरशद होता
तो वो शहीद होता। तो शिमर को भी नहीं बोली, नहीं, तो आइंदा नहीं बोली। तो ये हिस्ट्री ये गोल नहीं होना था, वो बच जाता ना, कोई चीज़ ख़त्म नहीं होनी थी यार। वो उसके पास जो डाटा था ना, किसी टीवी से ज़्यादा डाटा था उसके पास, जो डाटा था मेरे से सारे ही करीब है। मैं सबसे कम मेरी इस्लाम दुआ अरशद शरीफ शहीद के साथ थी। कादी साहब अल्लाह करे आप पुरुमीद है, हुकूमत भी पुरुमीद है। अब देखें ना, अब देखें, कल वो आया, सबक सिखाया उन्होंने, और उन्होंने हमें बेसिकली डायरेक्ट धमकी दी मोहतरम मरीम नवाज साहिबा ने, इससे सबक सीखो और टो द लाइन। क्या और सबक क्या होता है कि सबक पढ़ना चाहिए इस उम्र दे विच। ओके, अरशद शरीफ वाले रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा भी ये हाल होगा। उन्होंने सवाल, तो फिर अब उसके बाद किसी तहकीकात की कोई ज़रूरत है? और साद राना सनाउल्लाह हमारा दोस्त कह रहा है कि जनाब वो तो की स्मगलिंग की भी तहकीकात होनी चाहिए। तो फिर उसकी भी तहकीकात राना साहब करवा लें, जो आबद शेर अली साहब ने कुछ फरमाया था। छोड़ो यार की बच्चों की गल्लां कर दे हो, हम हमारी ताकत ही कोई नहीं, हम बेबस से मजबूर हैं। मैं शायद आज घर ना पहुँच सकूँ, तो जनाब करें आप, मगर तारीख हर हुसैन को भी याद रखेगी, हर हुसैनी को भी याद रखेगी, और हर शिमर को भी याद रखेगी। आगे बढ़ते हैं। बड़ी कादी साहब एक लफ्ज़, उसकी वालदा ने, मैंने उनकी वालदा को एक अर्ज़ किया कि इस दुनिया में तो जो करता है करने दे। मैं क्या आप भी और मैं भी अल्लाह के हुज़ूर अरशद शरीफ का केस ले जाते हैं, या अल्लाह जिसने इसको मरवाया या मरवाने में हक था और जो मिट्टी डलवाना चाह रहा है, तो उनका अंजाम वैसा कर जो तेरा हुक्म है। बाकी अदालतें करती रहें। आप दूसरी स्टोरी, अपनी ज़मीर की अदालत भी तो होती है, इन्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप को इंसान कहने पे भी। मतलब अब घिन नहीं आती अपनी ज़ात से इनको। और यार भट्टी साहब 60 साल हो गए, असं भी तो मरी जाना है। कौन रहा है यहाँ पे? सिकंदर आज़म जरा ले न थे, मुझे लेके दिखाएं जरा। अकबर को लेके आए, बादशाह अकबर को भी ले आए मुझे यहाँ पे। तो ये शर्म मजा ही कोई नहीं। अब मैं क्या करूँ, स्टोरी भी देखे ना आप मीडिया पे, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें शुरू हो गई हैं यार। सिर्फ ये सवाल का जवाब दे दो, अरशद गया क्यों? यार मेरी क्या बेशुमार लोगों को पता है, हर सहाफ़ी को पता है, जो भी उतने करीबी दोस्त थे, मैं सबसे कम फासले पर था, दूर फासले पर था। तो भाई क्यों उसके साथ मुख्तलिफ स्टोरियां जोड़ के उसको डिट्रैक करना? कह दो कि बस ठीक और है, नहीं छुपना। कीनिया पुलिस के अफसर से एक वीडियो बयान लाए, हमारी जा रही है ना जेटी, हमने गलती से उसको मार दिया, किस्सा खत्म, कोई इख्तियार और अब अगला बंदा जिसे साफी मारना है उसको तो मारो यार, ताकि डिट्रैक और शहीद। मैं ये कह रहा हूँ कि तारीख के अखबार पे 2 नंबर सुर्खी नहीं लगती कि मैं न्यूज़ रीडर तो मैनू हुक्म आ जाए या नाल लिफाफा आ जाए, कई सब ये सुर्खी लगानी है, अखबार में लग जाएगी। तारीख़ के अखबार पे 2 नंबर सुर्खी नहीं लगती, और तारीख़ में हमेशा जो 2 नंबर है वो लिखा जाएगा जब तक ये ग्लोब है, और इस ग्लोब की तारीख। साहब आपने कहा ना तारीख नहीं लगती, आपको पता है मुझे उधर 3 जर्नलिस्टों ने बताया कि उसकी एयरपोर्ट की, कहता है उन्हें कोई हुक्म आया, पता नहीं किसने किया, अल्लाह भेजता, कि कवरेज नहीं करनी। आप कहते हैं तारीख पे, आप कह रहे हैं उसकी स्टोरी मिल जाएगी, आप कह रहे हैं उसके कातिल मिल जाए। 3 जर्नलिस्ट, कायदे आज़म खसबताल के बाखिर जिंदा हैं सहाफ़ी कि जी एयरपोर्ट की लाइव कवरेज नहीं करनी। आपने उसकी बॉडी को कहीं आते ब्रेक लेने। बड़ी साहब बड़े बड़े अजीम साफ़ी और जीयत साफ़ी भी हुए हैं, कत्ल शहीद भी हुए हैं, मारे भी गए हैं, और बड़े बड़े वो भी थे जिन्हें हुक्मरात को दिया जाए कि वो तो मौजूद हैं, ये तो उनकी मैयत ही नहीं है, वो ज़िंदा हैं, किसी तंजानिया में बैठे हुए हैं, तो वो ये भी लिख देंगे। बहरहाल मगर तारीख कैसे नहीं लिखती। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च आ रहा है इस जुमे को, उसका क्या मुस्तकबिल है, उसके क्या असरात मुरतब होंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, मेरी नाचीज़ राय ये है कि इमरान खान इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर, नो डाउट अबाउट दैट। इस वक्त उनसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन जो मुझे उनकी तहरीक में एक कमी नज़र आती है, वो कमी ये नज़र आती है कि कंक्रीट जो 68-69 की तहरीक थी, उसमें कंक्रीट थे नारे, रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है हर इंसान, 20 रुपए है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। तो बड़े उसमें अवामी नारे थे, और अवाम के हार्ड कोर इशूज़ को एड्रेस किया गया था। आज़ादी, अमेरिका, और परे ये मुजर्रद अजीब सी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि इसके बावजूद खान साहब एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे जो हुकूमत इन प्लेस है? काजी साहब, आज़ाद तो हमने नहीं होना,
सिर्फ पहले 1857 में किसी और ने गुलामी शुरू की करवानी की हमसे, 1947 में किसी और की गुलामी में आ गए। इस वक्त इमरान यानी हमारे आका तब्दील होते हैं, हमारे नौज़ बिल्ला जो खुद को खुदा समझते हैं, जो खुद को यहाँ राज़क कोई समझते और खुदा समझे, तो ये रज़क अल्लाह देता है, वो बदलते रहते हैं। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के अरूज पे है। हाँ, आवाम भी निकलना चाहती है, उनके लीडर क्या करते हैं वो दगा दे जाए तो मुझे नहीं पता, इसका अंजाम क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन इमरान खान की लीडरशिप ने अगर सही साथ दिया, वजारतें तो इन्होंने बड़ी बड़ी ले ली, बेनिफिट तो बहुत बहुत बड़े ले लिए, जिस तरह इमरान खान एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या होगा, चलो 10 दिन बाद इस्लामाबाद चले जाएंगे, उधर फिर रोक लेंगे। नहीं, अगर भट्टी साहब इस्लामाबाद की मेन आर्टरीज बंद कर देते हैं ये बाहर से, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगी। अरशद शरीफ ने भी माफिया की आर्टरी बंद करने की कोशिश की थी, अरशद शरीफ को मार दिया गया। क्या था अरशद शरीफ का, क्या चला कसूर था? भारत का एजेंट था, पाकिस्तान का दुश्मन था, खुदा ना खास्ता करप्ट था, क्या था? नहीं, ये तो ज़रा सिचुएशन मुख्तलिफ है ना। इसमें तो इमरान खान के लाखों नहीं तो करोड़ों में उनके उनकी हिमायत है। और अगर वो इस्लामाबाद को पहले ही उन्होंने अपना उसको सीज कर लिया है, वहाँ पे संदकें या जो भी, मैं तो नहीं गया रिसेंटली, लेकिन वो लगा दिए हैं, क्या कहते हैं उनको, कंटेनर्स वगैरह। तो ये कादी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने पहले फरमाया था जुमेरात या जुमे को अनाउंस करेंगे, कल उन्होंने अचानक कह दिए जुमे को करूँगा। इसके दरमियान भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। अचानक जुमे के ऐलान के पीछे भी वजह है, पंजाब खिसकने लगा था। मुझे आप क्यों बोलते हैं, ठीक है एहतजाज करेंगे, यहाँ से हर रास्ते में रुकेंगे, फिर दिन आएगा फिर चलेगा। ये एहतजाज खाली जलसे जुलूसों पे नहीं होगा, कामों की रात रह सकते हैं, मरीद के रह सकते हैं, गुजराले रह सकते हैं, 8-10 दिन में पहुँचेंगे। जो मुल्तान से काफ़िले आते हैं वो किस तरफ आएंगे, जो हासलपुर भावलपुर से आने हैं वो किस तरफ आएंगे, आज़ाद कश्मीर से कैसे आएंगे, KPK से अटक में शामिल हो जाएंगे, अटक में आकर आगे कहाँ रुकेंगे। अच्छा, ये असद उमर साहब की ट्वीट है, वो कह रहे हैं जी कि 29 अक्टूबर लाहौर से रवाना होकर मुरीद के कामों के गुजरांवाला, डस्का, सियालकोट, संबड़ियाल, वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियाँ, जेहलम, गुजर खान, रावलपिंडी से होते हुए इंशाअल्लाह इमरान खान 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और सारे पाकिस्तान से काफिले उस दिन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। भट्टी साहब बंदे तो हैं उनके साथ, बंदे तो इमरान खान की सोच से ज़्यादा है। मुझे ये बताया ना, इमरान खान लाहौर से चलते हैं, मुल्तान वाला काफिला कैसे अंदर शामिल होगा, बहावलपुर से चलने वाला, साहिवाल से चलने वाला, क्या वो लाहौर आएगा या किसी दूसरी डायरेक्शन से जाएगा? अभी वक्त के साथ साथ उनकी तफसीलात आएंगी। लोग बाहर आना चाहते हैं, महंगाई उस इमरान खान के लिए भी आना चाहते हैं और अपने लिए लीडर मकबूलियत। दूसरा, जो उनके साथ धोखा किया गया ना, उस पर जो ज़्यादा सीख पाए। आपने लोगों को तासुर ये दिया था इमरान खान नलायक है, इसकी आने की वजह से मुल्की हालात ख़राब हुए। उसके आने के बाद जो अवाम के साथ जुल्म और सितम की इंतहा आप कर गए, उसमें शायद मैं भी साफ़ी ना हूँ, तो मैं भी इस मुल्क में शायद अपना रोल अदा करने की कोशिश करूँ। लेकिन भट्टी साहब, दिस टाइम 70 साल का एक बुजुर्ग, 70 साल, रात सुबह 5 बजे हम चाय पी रहे थे कल इस्लामाबाद, उसने कहा मैंने अपने बच्चों के साथ इमरान के काफिले में जाना है। अब मुझे समझ नहीं आती, उसको भी मार देंगे। कादी साहब 70 साल, क्या उसको मार देंगे? इसका मतलब है वो एक बहावलपुर से एक बंदे की थी ऑडियो कि एक गल पूछा, मारोगे तो बुरा तो नहीं मनाओगे, बड़ी मशहूर हुई थी कि तुसी मारना कितों सीखिया। अच्छा भट्टी साहब, ये नवाज शरीफ साहब को बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, कहते हैं इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए। इसका इनकलाब इसकी 4 साल हुकूमत में अवाम देख चुकी है। और वो फरमाते हैं दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान खुद फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और 50 अरब की डकैती के नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ तारीख का सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। चलें, वो साबित हुआ या नहीं हुआ ये नहीं पता हमें, लेकिन बात ये है
कि इमरान खान आर्मी चीफ लगाएं या वो तो प्राइम मिनिस्टर ने लगाना है, जो भी होगा लगाएगा, उसका हक है। तो ये जो इनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो कहते हैं हमने हुकूमत इसलिए तब्दील की थी कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं, तो कोई और अगर लगा लेते तो उसमें क्या हर्ज है। सारी जिंदगी आर्मी चीफ की मुसीबत इतनी पड़ी रही है, जिसको लगाते थे वो उनके गले पड़ जाता था। ये पागल है। अकल माशाल्लाह जो अकल है इनकी। चीफ पाकिस्तान का होता है, किसी भी सियासी जमात का। मैं यही तो कहता हूँ, इतनी अकल है इनमें। हो गया 4 दफा के वजीर भाई, वो उसने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, उसने मेरी जात की नहीं करनी है, आपकी किसी सियासी नहीं करनी। अच्छा, ये जब नवाज शरीफ साहब निकले थे, नहल किया था, तो इन्होंने लॉन्ग मार्च क्यों किया था? अच्छा नहीं, मुझे मैं सवाल आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, मुझे आप बताएं, आप ये परवेज मुशर्रफ को किसने आर्मी चीफ लगाया था? मैं कह रहा हूँ मौजूदा आर्मी चीफ साहब को किसने लगाया था, जिससे ये रिजाइन मांग रहे थे? मैं तो नहीं मांगता। ओए, अवाम में अपनी रूट्स बनाते, ठेका फरोश हो, अवाम आपके पीछे खड़े होते तो फिर कोई तैनाती अहम नहीं रहती। मगर क्या हमने तो माल बनाना, ये मुल्क तो तोशा खाना था हमारे लिए। क्यों बड़ी साहब? देखिए, सियासतदानों की ज़ाती लड़ाई है, इक़्तिदार की लड़ाई है, इसमें अदारों के डिस्कस इन्हें करना ही नहीं चाहिए। अवाम की ताकत पे आओ, बिला वजह उनको घसीट रहे हैं यार। अवाम की ताकत से आओ। जो बेचारे आ रहे हैं, नए आ रहे, अभी पता नहीं किसने आना है, ऑलरेडी अंडर प्रेशर कर दिया यार। कादी साहब वो जो भी आए, वो अपना काम करेंगे या जनाब की सियासतदान तरह किसी सियासतदान के बाप का बेटा नहीं होगा। वो जो भी आएगा प्रॉपर तरीके से आएगा। नहीं, उसके जो आम आदमी नहीं लग सकता। Whosoever the gentleman is coming, उसके आने से पहले खैर से इतना गंद डाल रहे हैं कि वो अपना काम करेंगे या ये देखेंगे। मतलब है, मेरा ख्याल है ये क्या करते हैं, कल है इनको। ये डिस्कशन होनी नहीं चाहिए, जो होनी नहीं चाहिए। जब उनका ना इमरान खान को कहना चाहिए, ना इमरान को सबसे पहले नहीं करना चाहिए। जब वक्त आएगा जो वजीर आज़म करे कानून के मुताबिक। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह, क्यों अदारों को बीच में ला रहे हो? और अदारों को भी चाहिए गैर जानबदार है, इसमें सीधे मुल्क बचाना है। बड़ी साहब, मुझे नहीं पता कौन आ रहे हैं, जो भी आएंगे मेरे ख्याल में वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आएंगे, और वो वो किसी का मलबा नहीं उठाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये मेरी तारीख लिख ले मेरी बात, कि ये जो कुछ कर रहे हैं भले, और वो सबसे पहले आके इस तासुर को डिस्पेल करेंगे कि मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूं, किसी बंदे का नहीं हूं। ये करना पड़ेगा उनको, और वो करेंगे। होना ही ये चाहिए। नहीं, वो करेंगे, होना भी यही चाहिए। मनसब का मकसद ही यही है। देखें, चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, या कोई पुलिस का अरबड़ा हो, उसूली तौर पे आइन तो उसको यही पाबंद कर रहा है। ये सियासतदान इक़्तिदार के लिए उनके पाँव पकड़ते हैं। जादुल हक पता नहीं साहब फरमाते थे कि कोई गाड़ी में किसकी जाता था, किसकी मिलता था, उसके मिलने का रूट आप देख लें, आप कानों को हाथ लगा लें। यार, किसके ज़रिए, क्या इतनी बड़ी शख्सियत से जाके मिल जाने तो जादुल हक साहब का है। मैं तो नहीं कुछ कहता, ना मुझे इतने बड़े लोगों का पता है। जादुल हक साहब जब आपके कमरे में आए थे तो क्या कहते थे कि कान में क्या मियाँ साहब उनको कह रहे होते थे? हर वक्त वो इधर देखते रहते हैं, अपना काम बंदा ठीक करे तो फिर किसी तैनाती से डर नहीं लगता। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। लोग 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं और 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। मेहनत कश लोग हैं, मेहनत कश हैं। ऊपर जो फराडिये बैठे हुए हैं, इन्होंने इस मुल्क को आज 52% आ गया है इम्कान इस मुल्क के दिवालिया होने का। और दिवालिया हमें कौन करवा रहे हैं? इस मुल्क के खरबपति, ट्रिलियनियर्स खरबपति इस मुल्क को दिवालिया करवा रहे हैं। इस स्टोरी पे आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम नाज़रीन। बड़ी साहब, ये पाकिस्तान के बारे में लिखा जा रहा है कि 52% इसका चांस है पाकिस्तान के दिवालिया होने का। तो अब जो हैरत अंगेज़ बात यह है कि पाकिस्तान की मैशियत में अजीब एक खासियत है। ये एक तरफ इसकी सियासत अरब, और इसकी सियासत और इसकी ब्यूरोक्रेसी अरबपति तख्लीक करती है। अंदर जो जाता है बाहर अरबपति होकर निकलता है, और मुल्क जो है वो फारग और दिवालिया हो गया। 2 हैं इसमें इसकी खासियत है। कई सब इसके बाद हमारे काबिल एहतराम मेहमान हैं। असल इशू ये है, जो बदकिस्मती है मेहमान, 2 चीज़ें तरक्की कर सकती हैं। यहाँ चंद ख़ानदान और चंद ब्यूरो आला उहदों पर फायज, यहाँ 22 करोड़ अवाम, दोनों एट ए टाइम तरक्की नहीं कर सकते। अगर ये बड़े तरक्की करेंगे तो 22 करोड़ का हक मार के ही करेंगे, कमीशन खा के करेंगे, माफिया करेगा, कब्जे कुब्जे करा के करेगा। ये नहीं हो सकता। हुकूमत और अवाम दोनों तरक्की, चंद ख़ानदान जो भी हुकूमत मसलत हो, यहाँ अहम उहदों पर फायद, ये आला ब्यूरोक्रेसी, ये नामुमकिन है। कादी साहब, एक घर
दुकान पे सेल में रखा है, रोजाना चोरी करके वो तरक्की करता जा रहा है, दुकान खाली होती जाएगी, एंड पे मकरूद हो जाएगा, उस पर ताला लग जाएगा, उस पर आ जाएंगे भाई हमारे पैसे देने हैं, क्योंकि उस दुकान के चौकीदार ही उसे खा रहे हैं, रोजाना सामान निकालते हैं प्राइवेट बेच देते हैं। तो इस मुल्क के साथ ये हो रहा है। बाकी आईनी माहरीन से लें, आईनी माहरीन से नहीं लेने में, मगर मैं एक खबर नाजरीन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और हमें ज्वाइन भी करेंगे, अभी बल्कि कर लिया है हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है, तो क्या बताया गया है? हैरत अंगेज़ वो फिगर्स हैं जो हम आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सिर्फ बेपनाह ज़ख़ीरों में से एक ज़ख़ीरा जो इस मुल्क में है, वो कैसे हमें इन से निकाल सकता है। मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में। वेलकम टू द शो। हुजूर ज़रा ये बताएं कि रिको डिक इसकी मालियत के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश हुई है? जनाब मियाँ शाहिद साहब। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। कायद साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट शाहिद साहब आप सुन पा रहे हैं? मुझे कम कहा गया है, और आप तो जानते हैं कायद साहब। शाहिद साहब आप सुन पा रहे हैं? जी बड़ी साहब, मुझे आवाज आ रही है आपकी। शाहिद मैं यार आपका बहुत ज्यादा ममनू। जी बड़ी साहब आवाज आ रही है आपकी। मैं आपका बहुत ज्यादा ममनू। आप असल स्टूडियो की तरफ जाइएगा। जो आपने सुबह मुझे आके गाइड किया था, इंफॉर्मेशन दी थी, 100% वैसे ही निकली। इसी वजह से मैं आज कल जनाजे तक रुकने के लिए लाहौर आ गया। शुक्रिया सर। आपने जो अक्कासी की थी सेम वही चीजें मुझे नजर आई। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। जी मियां साहब, कल की खबर है, तो कल क्या बताया गया? ये जरा कल क्या बताया गया रिको डिक के बारे में, जरा आज हमारे नाज़रीन को तो बताएं। कायद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया वो बहुत कम है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ है, क्योंकि आप तो बेहतरीन जानते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो फुल ऑफ एनर्जी है, और उसमें जितनी जितनी मादनियात हैं वो दुनिया की महंगी तरीन मादनियात हैं, सोने से भी महंगी तरीन मादनियात हैं। 36 मादनियात जो हैं वो बलूचिस्तान में पाई जा रही हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस था वो इसलिए था कि जो 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक अस खुद नोटिस लिया था रिकोडेक के मामले पे। मैं उस वक्त से इस न्यूज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उस वक्त जब अस खुद नोटिस लिया गया तो उसमें टेख्तियान कंपनी जो है उसका मुआहदा जो बलूचिस्तान हुकूमत के साथ हुआ था उसको कलअदम करार दे दिया गया, और इस वक्त जो है वो एक नया कानून बनाया गया है जो कि रिकोडेक का फिर ठेका जो है उसी कंपनी को दिया जा रहा है जिसका नाम टेख्तियान कंपनी है। और टेख्तियान कंपनी जो है वो एक बहुत सी कंपनियों का मजमुआ है जो कि पाकिस्तान से सोना ले जाकर चिल्ली में रिफाइन करेगी, और वहाँ से जितना सोना जो है हमारे हिस्से का बनेगा वो देगा, और जितना उनका हिस्से का बनेगा उनके पास जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि 104 अरब डॉलर का मुनाफा होगा पाकिस्तान को इस रिकोडेक से, और ये बहुत कम है कायद साहब, क्योंकि वहाँ पर जो सोने के ज़खायर हैं वो इतने हैं कि सोना जो वहाँ पर सिर्फ रिकोडेक में 2 करोड़ टन सोने के ज़खायर हैं, और 1 करोड़ 20 लाख टन जो है वो तांबे के ज़खायर हैं। और इस जो रिकोडेक है इसको सिर्फ 21 अरब रुपए में जो है वो उनको दे दिया गया है। 21 अरब रुपए का ठेका था उस वक्त। 25% जो थे वो शेयर सिर्फ बलूचिस्तान हुकूमत के थे, 75% उस कंपनी ने लेके जाने थे, और वहाँ पर रिफाइन करना था। कोई पता नहीं कि वो कितना हमें सोना देते या कितना ना देते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वक्त नोटिस लिया था उसके बाद 9 अरब डॉलर का हम पर जो है वो जुर्माना हो गया। आलमी सालसी अदालत में हमने केस अच्छी तरह नहीं लड़ा, और वही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में आया है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए चाहता हूँ कि 104 बिलियन के मुनाफे की बात, 104 बिलियन डॉलर के, ये जो आम तखमीना पहले 500 अरब डॉलर का था, अब ये कहते हैं कि कई ट्रिलियन डॉलर। और ये हमें नाज़रीन ये भी ज़हन में रखिएगा कि हमारी टोटल मैशत 300 बिलियन के खजल होती रहती है, 300 बिलियन डॉलर की है। वतन अजीज़ की पूरी जो कीमत आलमी मंडी में है वो इतनी है। जनाब मियाँ शाहिद साहब, 750 अरब डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर के ये ज़खायर हैं। 1 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन जो है वो कितना होता है? 1000 अरब डॉलर का ट्रिलियन होता है। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे हुक्मरान हैं, और कोई शर्मो हया कहीं नज़र आती है आपको मियाँ शाहिद साहब?
काजी साहब, जो पाकिस्तान के वसाइल हैं ना, अगर बलूचिस्तान के वसाइल पर तवज्जो दे दी जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो अपने पड़ोसी ममालिक को कर्जा भी दे सकता है और बहुत से ममालिक को पाल भी सकता है। और सिर्फ बलूचिस्तान के वसाइल की बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है काजी साहब। ये थर की बात जब की जाती है, वहाँ पर कोयला इतना है, लोहा इतना है कि वहाँ के ज़खायर जो है कई 100 साल जो है वो इस्तेमाल करें वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन उनको भी बेदर्दी से लूटा जा रहा है। और बलूचिस्तान के जो वसाइल हैं उनको भी बेदर्दी से लूटा जा रहा है। ये जो मुआहदा हुआ था, ये लूट मार का मुआहदा था उस वक्त। अभी जो सैंडिक है या रिकोडिक है, अभी भी खदशात ये हैं कि अभी भी अगर कंपनी उसी शराइत पर जो है वो मुआहदा किया गया तो वो इंतहाई गलत होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, या एक मिनट रुकिएगा, मैं भट्टी साहब को, और हमारा बहुत मियां साहब हमारे साथ ही रहना आपने। भट्टी साहब, मैं अब आपको असल वारदात बताता हूँ। असल वारदात क्या है? असल वारदात ये है, मियां साथ हैं, कि हम जब मुआहिदा करते हैं किसी बाहर के मुल्क से, जी जी, तो उसमें हम, और इमरान खान का असल जुर्म बताता हूँ मैं आज आपको। असल जुर्म क्या है इमरान खान का? जुर्म उसका ये है कि हमारे कोई 55 या 60 के करीब मुआहिदे थे जिसमें हमने हाथ से लिख के दे दिया कि आप जो लोग यहाँ आके हमारी ज़खायर में बैठे हैं, अगर आपका और हमारा कोई झगड़ा हुआ तो ये वर्ल्ड बैंक या IMF की अदालत में जाएगा। ये जो रिकोडिक का झगड़ा था जिसमें हमें $9 बिलियन का टीका लगा, खान साहब का सबसे बड़ा जुर्म ये था कि उन 56 मुआहिदों में से 33 उन्होंने कैंसिल कर दिए कि अगर बाहर की इन्वेस्टर कंपनी का और हमारा कोई झगड़ा हुआ तो पाकिस्तान की अदालत देखेगी। 33 का वो कर चुके थे। अच्छा मियां साहब, मैं आपकी रहनुमाई चाहूंगा क्योंकि इसमें आपकी रिसर्च ज़्यादा। ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएं आम शहरियों को कितने ज़खायर है, कितने में ये बेच रहे हैं और कितने के बिक सकते हैं असा पाकिस्तानी रुपये में। ये बिलियन डॉलर, ये तो काजी साहब जैसे साहिब इल्मों का काम है। मेरे और आप जैसे आम आदमी हो जो फुटपाथ पे बैठा है, उसे बताएं जरा। भट्टी साहब, 400 किलोमीटर में जो रेकोडेक का इलाका है वो 400 किलोमीटर में है, और उस इलाके में सिर्फ जो सोना और तांबा है, बाकी धातुओं की मैं अभी बात नहीं कर रहा, वो 770 अरब रुपए का डॉलर का पहले तखमीना लगाया गया था, और अब एक $1 ट्रिलियन का जो है वो तखमीना लगाया गया है। उसमें आप हजारों अरब डॉलर उसको कह सकते हैं कि वो 10,000 अरब डॉलर, उससे भी ज़्यादा जो है वो पैसे पाकिस्तान को वहाँ से मिल सकते हैं सिर्फ 400 किलोमीटर में। और उस कंपनी ने सिर्फ 3 किलोमीटर की कानकुनी की थी, जिससे उन्होंने 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो की है, वहाँ से जितनी लूटमार की है उसका कोई हिसाब नहीं। किसी को कुछ पता नहीं है कि वहाँ से कितना सोना ले गए, कितना सरमाया पाकिस्तान का ले गए। और जब अदालत ने रोक दिया तो उस वक्त से लेकर अब तक वो जो है वो कैप हुआ है। लेकिन वहाँ पर इतनी महंगी दातें हैं भट्टी साहब कि वहाँ पर जो स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं वो भी दात बलूचिस्तान में मौजूद है। दातों के पहाड़ मौजूद हैं, और वो इतनी महंगी है कि वहाँ सोना नहीं, हीरा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है उससे भी, क्योंकि दुनिया की कीमती तरीन दात है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है और बलूचिस्तान में पाई जाती है, और पूरे पहाड़ हैं। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। अगर सिर्फ और सिर्फ माहिरीन कहते हैं कि 5 साल, सिर्फ 5 साल पाकिस्तान के जो वसाइल हैं बलूचिस्तान में वहाँ एक्सप्लोर कर लिए जाएं तो पाकिस्तान के कर्जे नहीं, पाकिस्तान के कर्जे तो बहुत कम है उस मुकाबले में, पाकिस्तान के कर्जों से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो अमीर हो जाएगा। और बलूचिस्तान के मसाइल क्या ख़त्म होंगे, बलूचिस्तान अरबों से भी ज़्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर वसाइल को लूटा जा रहा है भट्टी साहब। और जो हमारे ज़मीन के अंदर जो आयल है और हमारे ज़मीन के अंदर जितनी गैस है, शेल गैस, उसको हम नहीं निकाल रहे, हम आयल को नहीं निकाल रहे, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। 14 से 17 अरब डॉलर का आयल जो है वो इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम अपना आयल नहीं निकाल रहे। 3 लाख बैरल आयल जो है वो एक पट्टी से, राजस्थान की पट्टी के पास जो पाकिस्तान की पट्टी है वहाँ से निकल सकता है। और पाकिस्तान में भट्टी साहब, मैं एक और इंकशाफ करता जाऊँ कि अभी मौसम सरमा आ रहा है, मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग होगी, लेकिन मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में कि बहुत से ऐसे कुएं हैं जिनमें गैस निकल चुकी है, उनको कैप कर दिया गया है, उनमें से गैस बाहर बरामद करके पाइपलाइन में नहीं डाली जाती, लेकिन LNG के लिए जो है प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जाता है, और LNG को नागुज़ीर कहा जाता है, और LNG के प्रोजेक्ट जो है उसको बढ़ चढ़ के उसकी बोलियां भी लगाई जाती हैं, और अरबों डॉलर जो है वहाँ पर झोंके जा रहे हैं। लेकिन अपनी गैस जो है वो कैप रखी जा रही है। पता नहीं क्यों रखी जा रही है, वो इसलिए रखी जा रही है कि जिस तरह
जो रेंटल पावर प्लांट्स थे, उस वक्त कहा गया था कि रेंटल पावर प्लांट्स पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा और उस बाद में जो है LNG की तकदीर बदलेगा। हालांकि तकदीर जो है वो हमारे वसाइल ने बदलनी है, जो ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर जो है वो खजाने रखे हुए हैं, लेकिन उनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब, जरा आप गौर फरमाएं, जो मियाँ शाहिद साहब ने कहा कि कई ट्रिलियन डॉलर के, अब ट्रिलियन डॉलर का अंदाज़ा सादा ज़बान में आवाम को बताएं कि रूस की टोटल मैशत 1.4 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका की इंडिया की जो मैशत है हमसे जो 5 गुना बड़ा मुल्क है वो 2.3 या 4 ट्रिलियन डॉलर का है, वो सारे का सारा। बरतानिया तकरीबन 2.25 ट्रिलियन डॉलर का है। मैं उन यानी आप अच्छा, सऊदी अरब और उससे बड़ी ज़्यादा ज़खायर यहाँ पे मौजूद हैं। ये वारदाती है, ये फराडी है, जब तक ऊपर बैठे हुए आइंस्टाइन ला के बैठाए हैं एक मुंतखब हुकूमत खत्म करने को, इन्हें नहीं पता। भट्टी साहब, बस सईद काजी को जो है एक ठेका मिल जाए अपना, एक सड़क का, घर मेरा लंदन में बन जाए या डेनमार्क में बन जाए, बस ठीक है, मैं काफ़ी इस पे बिकने को मैं तैयार हूँ। यही कहानी है। थैंक यू वेरी मच मियाँ शाहिद साहब। और यही है कि एक प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मुझे अमीर याद आ रहा है कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के बिल ना था मकदूर कि हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। इनके 4 टके जो उन्होंने कमाने थे उसने हमें दरबदर कर दिया। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।